हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक नए चैप्टर में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एनडीए के लिए मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा चैप्टर का नाम है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें इस चैप्टर में हमें कवर अप करनी है। कुछ बेसिक पॉइंट्स जो क्लास 11th की केमिस्ट्री से लिए गए हैं, वहां से भी सवाल बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहली चीज तो सर हमें ये देखनी है कि भैया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत कहाँ से हुई। और बचपन में 9th क्लास में जब सबसे पहले ये चैप्टर हमारे सामने आया था, तब हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी भैया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कि जी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन साहब ने क्या कहा था, डाल्टन का जो कंसेप्ट था वो किस चीज के ऊपर बेस्ड था, इट वाज बेस्ड अपॉन इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम। डाल्टन साहब ने कहा था हमारा एटम इनडिविजिबल होता है, हम एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि डाल्टन साहब के लगभग सारे के सारे पोस्टुलेट आज के टाइम में फेल हो चुके हैं। केवल और केवल एक पोस्टुलेट ऐसा है जो आज भी फेल नहीं हुआ, जो आज भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं भैया, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, कि हमारा मैटर एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, अगली बात, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं भैया कार्बन के बारे में, तो कार्बन के जितने भी एटम अवेलेबल होंगे इस दुनिया में, उन सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी भैया, आइडेंटिकल होंगी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंक्लूड हो गया, उनका मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, शेप क्या होगी, सेम होगी। ठीक, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो कार्बन के जितने भी एटम इस दुनिया में अवेलेबल है, सबका शेप, साइज, मास, हर चीज क्या होगी बेटा, बराबर होगी, सेम होगी। लेकिन ये पॉइंट फेल हो चुका। क्यों फेल हो चुका, क्योंकि सर कार्बन के 3 आइसोटोप हमें मिलते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन का तो मास ही बदल गया। तो इसीलिए डाल्टन साहब का ये पॉइंट फेल हो चुका है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उन एलिमेंट्स को बोला जाता है भैया क्या, आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप के केस में ये पॉइंट क्या हो चुका, फेल हो चुका। ठीक, अगली बात, आगे के स्टेटमेंट में देख सकते हो क्या लिखा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। अलग अलग एलिमेंट के मास भी क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम के मास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आर्गन और कैल्शियम का मास क्या बराबर होगा, आप कहोगे नहीं सर बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज आर्गन एक डिफरेंट एलिमेंट है, कैल्शियम एक डिफरेंट एलिमेंट है। तो दोनों के मास अलग अलग होने चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर भी देखो भैया आप क्या है, अलग अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका एटॉमिक नंबर 20। बट शॉकिंग बात यह है कि दोनों का मास नंबर 40 होता है, दोनों का मास नंबर सेम होता है। तो डाल्टन साहब का ये पॉइंट भी गया। ठीक, तो डाल्टन साहब ने बोला अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ये तो अलग अलग एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनका मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो, उन एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोबार्स। क्या बोला जाता है, आइसोबार्स। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कंपाउंड कैसे बनते हैं भैया, जब अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशो। जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं इन सिंपल होल नंबर रेशो, तो कंपाउंड बनता है। जैसे कि वाटर, वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, रेशो कितनी आ जाएगी 1:8। ये तो रेशो आ गई एलिमेंट के मास की। अगर मैं पूछूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये भी सिंपल रेशो आ रही है। मतलब एटॉमिक रेशो भी सिंपल होल नंबर रहेगी, मास की रेशो भी सिंपल होल नंबर रहने वाली है।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के, तो एटॉमिक रेशियो आ गई भैया 1:2। मास की बात करें, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास 16 टू 32। किससे कट कर दो? 4 से। 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। ये भी सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है हमारा। ठीक, तो अगला पॉइंट डाल्टन भैया ने क्या बोला? डाल्टन भैया ने बोला कि भाई अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन करके जब कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक, पानी अगर इंडिया का है तो इंडिया के पानी के एटम्स के बीच की रेशियो 1:8 है, मास के बीच की रेशियो 1:8 है, एटम के बीच की रेशियो 2:1 है। पाकिस्तान चले जाओगे वहां पर भी यही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वहां पर भी एटॉमिक रेशियो 2:1 ही रहेगी, मास रेशियो 1:8 ही रहेगी, बदलने वाला नहीं है। बाय चांस चांद में जाके पानी मिल गया किसी को तो वहां पर भी यही कंपोजिशन रहने वाली है। बट ये पॉइंट भी फेल हो चुका। क्यों फेल हो चुका? तो बेटा सबसे पहली बात तो ये देखिए, ऐसे एलिमेंट जिनमें एटम्स के बीच की रेशियो एक सिंपल होल नंबर आ रही हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिमेंट के बीच की रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रही हो, उन कंपाउंड्स को स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक, तो डाल्टन साहब का ये कहना था कि स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आगे चल करके पता चला कि भैया नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड भी मिलता है। कैसे? Fe0.930। ये कैसे हो गया सर? ये कैसे हो गया? आयरन के 0.93 एटम। अरे आयरन का एक एटम होता, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, तब तो समझ भी आता। ये 0.93 का मतलब क्या है? इसका मतलब एटम फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड। डाल्टन साहब तो बोलते थे कि ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उन्होंने बस ये बोला कि स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट आगे जाकर के पता चला कि सर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पॉइंट भी फेल हो चुका। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये तो सही है, एटम से मिलकर के मैटर बना है, ये पॉइंट गलत हो गया, ये पॉइंट गलत हो गया। अगला देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या मतलब है इस बात का? किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मींस एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स भी बोल सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये पॉइंट भी फेल नहीं होना चाहिए। बट बेटा आज के टाइम में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से आप एक एटम को क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इसका मतलब एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट भी फेल हो चुका, ये पॉइंट भी फेल हो चुका। भाई ये पॉइंट तो सही है, एटम का रीअरेंजमेंट होता है तो चलो ठीक है बात है, लेकिन देखो जरा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ठीक है, अब यहाँ पर ये ड्रॉबैक्स आ गए इसके। ठीक है, वो पॉइंट नहीं लिखा है यहाँ पर, जो मैं बोल रहा था अभी कि अलग से लिखना चाहिए वो पॉइंट कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का कंसेप्ट आया। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक सर। अच्छा, एटम को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की मदद से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते क्या है, न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और एक बार आपने न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ कर दी, उसमें प्रोटॉन घटा या बढ़ा दिए, फिर तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। ठीक, ड्रॉबैक्स देख लो। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, डाल्टन साहब ने बोला था एटम इंडिविजिबल है, बट आज के टाइम में हम जानते हैं एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। ठीक, अगला आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बता ही दिया मैंने आप लोगों को। ठीक, उसके बाद reactions that does not react with simple whole number ratio of reactants are known as, बोलो कर दी बात अभी अभी, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। एक छोटा छोटा बेसिक आइडिया लेना है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी,
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सवाल नहीं आता एनडीए में, बट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया, क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट आया और नए तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हमने वहां पर सीखा, उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक, तो देखते हैं भैया सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखते हैं भैया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के आखिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई भाई बाय कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? बाय कैथोड रेज। कब हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी? 1897 में। किसने करी? थॉमसन ने करी। बट 1897 से पहले 1891 में जॉर्ज जॉन स्टोन साहब ने बता दिया था इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक, उसने फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको दिया? इलेक्ट्रॉन को दिया। इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है आज के टाइम में भी हम जानते हैं इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही उसने मुख्य कारण बताया ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हालांकि नाम तो तब तक नहीं पड़ा था, लेकिन उसने बोल दिया था कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है इट इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, आगे चल करके लेटर ऑन थॉमसन और उसकी टीम ने आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल इन 1897 बाय परफॉर्मिंग अ एक्सपेरिमेंट नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि ये हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई है। क्या ली हुई है? एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब है जिसको फिट किया गया है बाय मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स एंड कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक, तो हमने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई गैस भरेंगे। क्या भरेंगे? गैस भरेंगे। और हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई, एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एक को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी उसको नाम दिया जाता है बेटा कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को नाम दिया जाता है एनोड। ठीक, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी गई और बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया गया। तब जाकर के साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भैया कोई इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रही है, नो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। ठीक, क्यों? बिकॉज गैसेज आर नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर एंड नॉर्मल वोल्टेज। फिर क्या किया सर ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? अरे खुद देखो ना, यहाँ पर या तो आपको तार नजर आ रहे हैं, यहाँ तक तो वायर्स नजर आ रही हैं, बट इसके अंदर तो खाली है, यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? फिर क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस भरी थी धीरे धीरे उसका प्रेशर घटाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसका प्रेशर कम करना स्टार्ट किया और अंदर से प्रेशर कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते करते कितना कम कर दिया? 10 की पावर -4 ATM। कम कैसे करा प्रेशर? अरे ये लगाया हुआ है वैक्यूम पंप, इस वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को क्या कर दिया? घटा दिया। लेकिन देखा तब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। फिर बाहर जो बैटरी लगी हुई थी उसका वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करा, बढ़ाते बढ़ाते लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट कर दिया, मतलब 10,000 वोल्ट कर दिया उसका वोल्टेज। तब जाकर के साइंटिस्ट लोगों को दिखा कि कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ, तब साइंटिस्ट लोगों को कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती हुई कुछ इनविजिबल रेज नजर आई। ठीक है, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हुई कुछ इनविजिबल रेज नजर आई। अब मेरी बातों पर, मेरी वर्डिंग्स पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मैं कह रहा हूं कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती हुई नजर आई। अरे भैया अगर इनविजिबल है तो नजर कैसे आएगी? इनविजिबल है तो नजर कैसे आएगी? नजर नहीं आएगी, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ नजर आई। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल की कोटिंग करी जिसके ऊपर जब रेडिएशंस आकर के गिरती हैं तो ये मटेरियल चमकना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हुआ जब प्रेशर घटा करके 10 के पावर -4 ATM कर दिया, वोल्टेज बढ़ा करके 10 के पावर 4 वोल्ट कर दिया,
तो राइट साइड में एनोड की तरफ, एनोड के बैक साइड में एक ग्रीनिश ग्लो महसूस हुआ। कैसा ग्लो? ग्रीनिश ग्लो। इसीलिए मैंने ग्रीन कलर से वो बनाए हैं। तो इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि हाँ भैया, ये मटेरियल जो भी हमने यहाँ पर जिस भी मटेरियल की कोटिंग करी है वो चमकना स्टार्ट कर गया। और ऐसा मटेरियल क्या कहलाया जाता है? जब उसके ऊपर कोई रेज आकर के गिरती हो और वो चमकना स्टार्ट कर दे, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल। या फिर एक और नाम होता है भैया, क्या नाम होता है? फॉस्फोरोसेंट मटेरियल। क्लियर हो गई बात? फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरोसेंट मटेरियल। तो जब इस मटेरियल के ऊपर कोई रेडिएशन आकर के गिरी तो ये चमकना स्टार्ट कर गया। इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों को कंफर्म हुआ कि भैया कैथोड से कुछ रेज निकल करके आ रही है। ऐसा लगा साइंटिस्ट लोगों को कि कैथोड से निकल करके कुछ रेज आ रही है, इसीलिए इन रेज को नाम दिया गया भैया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया इन रेज को? कैथोड रेज नाम दिया गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? और जो पुराने जमाने के टीवी होते थे वो कैथोड रे ट्यूब पर ही तो काम किया करते थे। पुराने जमाने की टीवी अगर देखो, बैक साइड में इतना बड़ा पेट निकला हुआ होता था उनका, ठीक है, तो वो इतना बड़ा जो पेट होता था वो CRT होता था, हमारा कैथोड रे ट्यूब होता था। टीवी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रे ट्यूब। क्लियर होगी बात अच्छे से? ठीक। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को लगा कि भैया कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं। अच्छा, उन पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होगा? सर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं भागे हुए। इसका मतलब इन पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा? इन पार्टिकल के ऊपर रहा होगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव चार्ज रहा होगा इन पार्टिकल के ऊपर। तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि कैथोड से निकल के आ रहे हैं, जबकि हकीकत में कैथोड से निकल के नहीं आ रहे थे। उनको महसूस हुआ, उनको ऐसा लगा कि ये रेस कैथोड के अंदर से निकल के आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये रेस कैथोड के अंदर से निकल के नहीं आ रही है। तो सर फिर क्या है? बताइए क्या है? तो बेटा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई ना कोई गैस तो भरोगे। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने एक बार हाइड्रोजन भरी, एक बार ऑक्सीजन भरी, एक बार नाइट्रोजन भरी। ठीक, तो हुआ क्या? इतने कम प्रेशर पर और इतने हाई वोल्टेज पर इन गैसेस का आयोनाइजेशन हो गया। और आयोनाइजेशन जब हुआ मतलब इनके अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इनके अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया? बाहर निकल गया। आज के टाइम में तो हम जानते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को ही आयोनाइजेशन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, लेकिन उस टाइम तो नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इतने कम प्रेशर पर और इतने हाई वोल्टेज पर साइंटिस्ट लोगों ने बोला गैस के अंदर से कुछ बाहर निकला। ठीक है, जो बाहर निकला उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो बाहर निकला उसके ऊपर कैसा चार्ज है भाई? जो बाहर निकला उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं भैया इनके ऊपर है। ठीक है, यही नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है जो कैथोड रे का हिस्सा बन रही है। यही नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कैथोड रे का पार्ट बनी हुई है, कैथोड रे का हिस्सा बनी हुई है, इसीलिए इनको कैथोड रे बोला गया। और बेटा, साइंटिस्ट लोगों को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के वक्त प्रोटॉन के बारे में आइडिया तभी मिल गया था। हालांकि वो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी 1917 में हुई। बहुत सालों बाद जाकर के डिस्कवरी हुई, लेकिन आइडिया तभी मिल गया था कि अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पक्की बात है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए। और जो कि आप फिलहाल अपनी नजरों से यहाँ पर देख सकते हो, इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बेटा आगे चल करके मैं बोलूंगा एनोड रेज। क्यों? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ भागते हुए आएंगे? सर एनोड की तरफ भागते हुए नजर आएंगे। एनोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा ऐसे जैसे सॉरी, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। किसकी तरफ भागे हुए आ रहे हैं? कैथोड की तरफ भागे हुए आ रहे हैं। लगेगा ऐसे जैसे एनोड से निकल के आ रहे हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? एनोड रेज नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एनोड रेज नाम दिया गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो कैथोड रे से डिस्कवरी हुई भैया इलेक्ट्रॉन की, और एनोड रे से डिस्कवरी हुई भैया
प्रोटॉन की। ठीक है, अब अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर प्रेशर क्यों कम कर दिया, 10⁻⁻⁴ atm क्यों कर दिया, इतना कम प्रेशर क्यों करा। तो प्रेशर बताओ, प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ज्यादा आ रहे होंगे। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, उनको फ्लो होने में क्या होगी भाई, रुकावट पैदा होगी। उनके फ्लो होने में क्या पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी। इसीलिए प्रेशर को कम रखा गया ताकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में रुकावट पैदा ना हो। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होगा तो एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट वॉल्यूम में आने वाले नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। वो बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, किसके फ्लो होने में रुकावट पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब और अच्छे से बोलो कैथोड रे के फ्लो होने में रुकावट पैदा होगी। ठीक, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन देख लो भाई, बता दिया अभी, रीडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जर्व्ड, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आया। ठीक है, यहाँ पीछे क्या लगाया हुआ है, ये पीछे क्या लगाया हुआ है भैया, ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर, और इसके अंदर रीडिंग मिली साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, तो रीडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑब्जर्व्ड। अगला, एनोड एंड ऑफ द ट्यूब शोड अ ग्रीनिश ग्लो, एनोड एंड ऑफ द ट्यूब शोड अ ग्रीनिश ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो अभी अभी नाम लिया था ना, फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, वो कौन सा मटेरियल है बेटा हमारा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी हमने। जिंक सल्फाइड हमारा फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की तरह बिहेव करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हुई साइंटिस्ट लोगों को नजर आई, और ये वोल्ट मीटर में साइंटिस्ट लोगों को यहाँ पर रीडिंग नजर आई। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर सब तार तो हमें केवल यहाँ तक नजर आ रहे, तार तो हमें केवल एक तार ये नजर आया, एक तार ये नजर आया, बाकी तो अंदर कुछ है ही नहीं, बाकी तो अंदर खाली है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू गैस। और इतने कम प्रेशर पर, इतने हाई वोल्टेज पर गैस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अगली बात जो मैंने अभी अभी बोली, क्या बोली सर, प्रेशर कम क्यों कर दिया गया, प्रेशर इतना कम क्यों किया गया, वाई आर gases used under low pressure, why are gases used under low pressure। ठीक है, क्यों, at high pressure more number of gaseous molecules are present, so there is more obstruction in the path of electrons which prevents electrons from reaching the anode। वही बात जो अभी अभी बोली, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में रुकावट पैदा होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में भैया रुकावट पैदा होगी। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट लोगों को मिली, क्या क्या उन्होंने वहां से कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस और कैरेक्टरिस्टिक कैथोड रेज की, कैथोड रेज कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगला, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई वेलोसिटी, बट स्ट्रेट लाइन में तब चलेगी जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे। ठीक है, कैथोड रेज आर मोर एफिशिएंटली ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लाइक ZnS जिंक सल्फाइड स्क्रीन। कैथोड रेज रोटेट, अच्छा भैया अब ये देखा गया कि भैया जो कैथोड रे का जो हिस्सा बने हुए हैं, जो पार्टिकल्स कैथोड रे का हिस्सा बने हुए हैं, ठीक है, उनमें मास है कि नहीं। ठीक है, और ये पता करने के लिए यहाँ देख सकते हो आप, एक छोटा सा पंखा, एक छोटा सा पेडल व्हील यहाँ पर रखा, लाइट पेडल व्हील। तो जब कैथोड से रे निकल के एनोड की तरफ आ रही थी तो ये पेडल व्हील रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ये पेडल व्हील घूमना स्टार्ट कर गया। तो साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि हाँ, जो पार्टिकल्स आकर के इस पेडल व्हील से टकरा रहे हैं, पक्की बात है उन पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ मास है। तो यहां से पता चला कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स हैविंग सम मास। So cathode rays rotate the light pedal wheel placed in the earth path. It shows that the particles of cathode rays are material particles which have mass and velocity. So I hope यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखिएगा,
अभी हम बोल रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो जो रेज स्ट्रेट जा रही थी आप देख सकते हो उसका पाथ क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो यहां से कंक्लूजन मिला साइंटिस्ट लोगों को कि भैया इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। हालांकि पता तो पहले ही चल गया था कि कैथोड से चल के एनोड की तरफ आ रही है, एनोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इनके ऊपर कैसा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके क्या पता चला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके ये पता चला कि भैया ये रे जो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी वो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो चुकी है, डिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये रेज तब भी डाइवर्ट हो जाएंगी, एक स्ट्रेट पाथ में नहीं चलेंगी। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला भैया, कंक्लूजन ये निकला कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। उन पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आता है अगली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, स्पेसिफिक चार्ज। पता होना चाहिए क्या होता है, चार्ज टू मास रेशो निकाला गया दोनों के लिए, कैथोड रे के लिए भी और एनोड रे के लिए भी। तो कैथोड रे अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और ये इलेक्ट्रॉन ही है जो कैथोड रे का हिस्सा बने हुए हैं, ठीक। तो स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया कैथोड रे के लिए। तो स्पेसिफिक चार्ज का मतलब चार्ज अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो सॉल्व कीजिए, वैल्यू मिली आपको ये, जिसको राउंड ऑफ करके 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी में ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोजन गैस भरो, चाहे ऑक्सीजन भरो, चाहे नाइट्रोजन भरो, सबसे बाहर तो इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सभी इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। तो कैथोड रे के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू हमेशा इतनी ही निकल के आएगी, चाहे हाइड्रोजन भरो, ऑक्सीजन भरो, नाइट्रोजन भरो, व्हाटएवर, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, ठीक। तो मेजर्ड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, थॉमसन ने 1897 में मेजर किया था। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई थी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के मेजर किया गया था। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी ऐसे ही नहीं निकाल दिया गया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा इसका, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, नाम याद रखना, पूछा जाता है एनडीए एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था। तो जवाब है बेटा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया था। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। अब बस मुझे एक बात बता दो, स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रे के केस में तो सेम आ रहा निकल के, चाहे हाइड्रोजन भरो, ऑक्सीजन भरो, नाइट्रोजन भरो, व्हाटएवर। लेकिन 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 क्या एनोड रे के लिए स्पेसिफिक चार्ज सेम आएगा? सर चार्ज तो तीनों पे बराबर है, चार्ज तो सब पे +1 +1 +1 है, लेकिन क्या मास बराबर है? क्या मास बराबर है? अरे स्पेसिफिक चार्ज यही तो है, चार्ज अपॉन मास। चार्ज तो सब पे बराबर है, लेकिन क्या मास बराबर है? नहीं सर, मास सबका अलग अलग है। हाइड्रोजन का मास सबसे कम है 1, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का है 14, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का मास है कितना, 16, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली स्पेसिफिक चार्ज निकाला सभी का, और उन्हें पता चला कि हाइड्रोजन के लिए मतलब, और मैं अच्छे से बोलूं, हाइड्रोजन से ऑब्टेन होने वाले H पॉजिटिव के लिए, हाइड्रोजन से ऑब्टेन होने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल H पॉजिटिव के लिए स्पेसिफिक चार्ज भैया मैक्सिमम आ रहा था। स्पेसिफिक चार्ज क्या आ रहा था? मैक्सिमम। अगर स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम है, अगर स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम है तो मास क्या होगा? अगर स्पेसिफिक चार्ज मैक्सिमम है तो मास क्या होगा H पॉजिटिव का? मिनिमम होगा कि नहीं होगा? आंसर बिल्कुल मास मिनिमम होगा। ठीक है, तो तब साइंटिस्ट लोगों को पता चला हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन होने वाला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइटेस्ट पार्टिकल है, उसका मास सबसे कम है, और उसी को ही प्रोटॉन नाम दिया गया। उसी को ही क्या नाम दिया गया भैया? प्रोटॉन नाम दिया गया। क्लियर हो रही है बात? H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोला, O पॉजिटिव को नहीं बोला, N पॉजिटिव को नहीं बोला, किसको बोला? प्रोटॉन। H पॉजिटिव को, मतलब हाइड्रोजन गैस से ऑब्टेन होने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, मतलब H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला गया। और सभी के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब एनोड रे के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, तो इसीलिए बोला गया कि नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, आगे की बात भी यहीं पर फिनिश कर दी मैंने सारी। चलो देखो आगे चार्ज टू मास रेशियो से क्या पता चला भाई? कैथोड रे के बारे में बात हो रही है फिलहाल। चार्ज टू मास रेशियो इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब या फिर मटेरियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो यहां से फिर बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल जो हर एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक, एनोड रे की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन। ठीक है, यूगन गोल्डस्टीन पूरा नाम अगर बोला जाए, यूगन गोल्डस्टीन। कब करी थी? 1917 में। कब करी थी? 1917 में। ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग सेम एक्सपेरिमेंट किया, बस इस बार एक परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल की गई। आप देख सकते हो यहाँ पर कैथोड के अंदर कुछ होल्स कर दिए। क्या कर दिए? कैथोड के अंदर कुछ सुराख कर दिए, कुछ होल्स कर दिए। तो जब ये पार्टिकल एनोड की तरफ से कैथोड के साइड आए तो ये इन होल से पास होते हुए बाहर निकले, इन होल से पास होते हुए बाहर निकले, और ये छोटे से होल्स इन एनोड रेज को एक बहुत बड़ी कैनाल की तरह नजर आ रहे थे, इसीलिए इनको एक नाम और दिया गया, कैनाल रेज। क्या नाम दिया गया? कैनाल रेज। और आप देख सकते हो यहाँ पर कैनाल रे के केस में, एनोड रे के केस में यहाँ पर एक रेडिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है भैया? रेडिश ग्लो। रेड ग्लो is due to anode particles which passes through perforated cathode and strike the wall of the tube at the cathode side. ठीक, तो गोल्डस्टीन साहब ने करी थी डिस्कवरी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज शोन यूजिंग एनोड रेज। ठीक, और वो एनोड रे है कौन? वो बता दिया, H पॉजिटिव, O पॉजिटिव और N पॉजिटिव। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप केवल कैथोड की तरफ होल्स करें, आप एनोड की तरफ भी होल्ड कर सकते थे। ठीक है, एनोड की साइड भी होल्ड कर सकते थे, तो कैथोड रे भी जो आती वो कैनाल से पास होती। बट एक्सपेरिमेंटली केवल और केवल किसके अंदर होल्स किए गए? सर कैथोड में होल्स किए गए, एनोड में कोई होल्स नहीं किए। आप दोनों को परफोरेट कर सकते हो। ये परफोरेटेड एनोड हो गया आपका, ये परफोरेटेड एनोड हो गया, ये परफोरेटेड कैथोड हो गया। इधर आ गया रेडिश ग्लो, रेड कलर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व ड्यू टू एनोड रेज, और इधर ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व ड्यू टू कैथोड रेज। क्लियर बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एनोड रेज की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? एनोड रेज पॉजेस पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है एनोड रेज के ऊपर बेटा? पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है?
जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। कंक्लूडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ electric and magnetic field. Anode rays travel in straight line in the absence of both electric and magnetic field. Same वही properties जो कैथोड रे की थी। अगला E by M ratio मतलब specific charge of canal rays is different for different gases. क्यों? चार्ज तो सब पे बराबर था, H पॉजिटिव, O पॉजिटिव, N पॉजिटिव, सब पे चार्ज +1, लेकिन सबका मास क्या था भैया? अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक सर, ठीक है। 1919 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया दैट स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कॉल देम प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवर रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं करी। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? प्रोटॉन की डिस्कवरी करी गोल्डस्टीन साहब ने। किसने करी? गोल्डस्टीन साहब ने करी प्रोटॉन की डिस्कवरी। ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। क्लियर हो गई बात अच्छे से? रदरफोर्ड साहब ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हाउ वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? और डाल्टन साहब का जो पोस्टुलेट मैंने आप लोगों को बताया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन साहब ने बोला था कि हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उस पॉइंट की तो धज्जी उड़ गई आज के टाइम में। कैसे उड़ गई धज्जी? भाई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मुताबिक आप एक एटम को क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, और इसी वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। भाई किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की। किसने डिस्कवरी करी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। कब करी? 1932 में। डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। और कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी बेरिलियम शीट पर। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी किस पर? बेरिलियम शीट पर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4 डबल पॉजिटिव। डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। किसको? डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा जब अल्फा पार्टिकल की, तो ये अल्फा पार्टिकल हो गया भैया, जब अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम शीट के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई गई, बेरिलियम पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खत्म हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हुआ? 6C12 में। और वहां से एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर निकला जिसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? जिसका मास प्रोटॉन से स्लाइटली हैवियर था, बट फिर भी मैंने आपको मूल कंसेप्ट में बताया कि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को लगभग बराबर मान करके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मास को मैं पिछले चैप्टर में ही आपको याद करवा चुका था। अब आप देखिए, अल्फा पार्टिकल बेरिलियम शीट पर जाकर के टकराया, बेरिलियम पूरी तरीके से खत्म हो गया, कार्बन में बदल गया, और वहां से एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर निकला। इसी न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया गया भैया क्या? न्यूट्रॉन। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं इस इक्वेशन को बैलेंस करो, इस इक्वेशन को क्या करो? बैलेंस करो, तो बेटा आप इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। आप इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों? लेफ्ट साइड में बेरिलियम है, राइट साइड में है नहीं। राइट साइड में कार्बन है, लेफ्ट साइड में है नहीं। तो क्या मैं इक्वेशन को बैलेंस कर सकता हूँ? बैलेंस तो तब करते हैं, बैलेंस करने का कंसेप्ट क्यों आया था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट यहाँ तो एटम क्रिएट भी हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया। ठीक, तो बेटा ये हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम को बैलेंस नहीं किया जाता, तो सर किसको बैलेंस किया जाता है? चार्ज और मास को। कैसे बताइए? यहाँ पर 2 + 4 कितना होगा? 6 + 0 कितना होगा? 6। ठीक, ऊपर देख लो, 4 + 9 कितना होगा? 13। 12 + 1 कितना होगा? 13। यहाँ पर चार्ज और मास को बैलेंस करता है भाई। किसको? चार्ज को। एटॉमिक नंबर 2 है तो कितना चार्ज? 2E। ठीक है, मास 4 AMU, उधर 4E, मास 9 AMU। 2 + 4 = 6, 6 + 0 = 6, 4 + 9 = 13, 12 + 1 = 13।
क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। उसके बाद आता है सर हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स, और डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स में सबसे पहला मॉडल आता है भैया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको आप रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हो, जिसको आप रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हो, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हो, या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हो। क्या बोला उन्होंने? थॉमसन साहब ने बोला कि भैया हमारा एटम एक तरबूज के समान है। जिस तरीके से तरबूज के अंदर रेड पोर्शन है और सीड्स एम्बेडेड हुए हुए हैं, उसी तरीके से हमारा एटम एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है। किसकी तरह है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड है, लाइक सीड्स एम्बेडेड इन अ वाटरमेलन। ठीक है। एन एटम हैज अ स्फेरिकल शेप एंड positive charge is uniformly distributed throughout the sphere. Negatively charged electrons are embedded in it like resins in a pudding. इसीलिए रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला गया। ये रहा भैया आपका रेजिन पुडिंग मॉडल दिखाया हुआ है। ये रेजिन है हमारी, ये रेजिन पुडिंग है, ये हमारा वाटरमेलन आ गया भाई साहब। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, मास ऑफ एटम इज assumed to be uniformly distributed all over it. अरे भाई तरबूज के अंदर रेड पोर्शन तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ठीक है। और उस रेड पोर्शन को थॉमसन साहब ने पॉजिटिव बोला, तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है। पॉजिटिव पार्ट यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। पॉजिटिव पार्ट किसकी वजह से भाई? किसकी वजह से भाई? आज के टाइम में तो हम जानते हैं ना, आज के टाइम में तो हम जानते हैं एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, और एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है। और वो मास किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन की वजह से। ठीक है। तो मास ऑफ एटम इज assumed टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट। अगर थॉमसन साहब ने बोला कि रेड पोर्शन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो ये मान करके चल रहा है कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट मतलब प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक, जबकि ऐसा नहीं है। एक एटम का मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ नहीं होता, वो तो केवल एक छोटी सी जगह पर कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो ये ड्रॉबैक आ चुका आपका थॉमसन मॉडल का। ठीक है। आज के टाइम में तो ये मॉडल की धज्जी उड़ गई अच्छे से। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एन एटम इन सच अ वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इज अचीव्ड। अरे भैया मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट कैसे मिल जाएगा? मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट तो तब मिलेगा जब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होगा। अब मुझे खुद बताओ, सोचिए, वाटरमेलन में रेड पोर्शन और सीड्स क्या बराबर होते हैं? नहीं सर, वाटरमेलन में रेड पोर्शन और सीड्स कभी भी बराबर नहीं होते। सीड हमेशा रेड पोर्शन से कम होता है। या कोई ऐसा तरबूज खरीदना चाहोगे जिसमें सीड और रेड पोर्शन बराबर हो, या सीड ज्यादा हो रेड पोर्शन कम हो? नहीं सर, हम तो चाहते हैं रेड पोर्शन ज्यादा हो सीड कम हो। ठीक है। तो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है एटम की स्टेबिलिटी। ठीक है। फोटो देख लो, कितना प्यारा सा फोटो बनाया है सामने। ड्रॉबैक आ चुके, could not explain overall neutrality of an atom, not consistent with the results of later experiment। इसके बाद कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए भैया? इसके बाद हमारे आए रदरफोर्ड साहब। कौन है? रदरफोर्ड साहब, जो अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेकर के। ठीक। और वहां से तो उन्होंने अलग अलग बातें करनी स्टार्ट कर दी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम 1911 में आया। कब आया भैया? 1911 में आया। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट 1911 में आया। ठीक है। और प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? 1917 में। इसका मतलब जब रदरफोर्ड मॉडल आया तब तक भी प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम या फिर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। या फिर रदरफोर्ड फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। क्या किया था रदरफोर्ड साहब ने? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी थिन गोल्ड फॉइल पर। कितनी थिन गोल्ड फॉइल ली थी? बहुत पतली। ठीक है। लगभग उसकी थिकनेस थी 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, मतलब 100 into 10 की पावर -9 मीटर, मतलब 10 की पावर -7 मीटर, मतलब 0.12345 6 इतना मीटर,
0.6 बार 0 और उसके बाद लगा हुआ इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली थी। और ये देख सकते हो आप, फोटो आपके सामने बना हुआ है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये थिन गोल्ड फॉइल पर आकर के टकरा रहे हैं। ये क्या लगाया सर, ये क्या लगाया, ये जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या लगाई गई भाई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई, ठीक है, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और जब अल्फा पार्टिकल आकर के इससे टकराए तो ये चमकनी स्टार्ट हो गई, ग्लो करनी स्टार्ट हो गई, ठीक। और यहाँ से फिर रदरफोर्ड साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया कंक्लूजन निकाले। उन्होंने देखा कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल, तो when an alpha particle strikes the screen, when an alpha particle strikes the screen, a glow was produced at that point on the screen। और उन्होंने देखा कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो गए विदाउट हैविंग एनी डिफ्लेक्शन। यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी वेकेंट, ठीक है। जिस तरीके से बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, तो वो बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड एटम है, और उस ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में जाओ, सेंटर में जाकर के बेटा बॉल नहीं रखनी नीचे, सेंटर में जाकर के ग्राउंड पर नीचे पेंसिल से डॉट लगानी है, तो वो जो डॉट लगाओगे दैट इज न्यूक्लियस, और जो बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, दैट इज योर एटम, ठीक। चलो ये समझ आ गया। देखो कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा बना हुआ है। काफी सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाकर के टच हो रहे हैं, काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनमें हल्का सा डेविएशन आया, बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनमें बहुत ज्यादा डेविएशन आया, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट करके वापस आ गया, जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट करके वापस आ गया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, और जिससे जाकर के टकरा करके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा सर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो रदरफोर्ड साहब ने बोला एटम के बिल्कुल सेंटर में, एटम के बिल्कुल सेंटर में, ये एटम है हमारा, इसके बिल्कुल सेंटर में एक हार्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है? हार्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। What do you mean by dense object? डेंस ऑब्जेक्ट का मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम बहुत कम होगी। तो डेंस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइंग वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइंग वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलो आगे देखो, ठीक है। ये आ चुका बेटा हमारे सामने, ठीक है। काफी सारे अल्फा पार्टिकल देखो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है। ये गया स्ट्रेट, ये गया स्ट्रेट, ये गया स्ट्रेट। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनके अंदर हल्का सा डेविएशन आया, एक में ये डेविएशन आया हल्का सा, ठीक है, एक में ये डेविएशन आया हल्का सा। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस रास्ते गए, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, ये देखो जरा इस वाले पे गौर फरमाओ, ये अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट करके वापस आ गया, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल सेंटर में रखा है इसी को न्यूक्लियस बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, इसी को क्या बोला जा रहा है? न्यूक्लियस। और ये यहाँ पर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। तो ये डायग्रामेटिकली भी आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब देख लीजिए आगे क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे और उससे क्या क्या कंक्लूजन आए, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। Most of them passed undeflected. Very small fraction was deflected by small angles. काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनमें हल्का सा डेविएशन आया, बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनमें ज्यादा डेविएशन आया। स्मॉल फ्रैक्शन वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स एंड वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनमें हल्का सा डेविएशन आया, और ठीक है, और कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनमें ज्यादा डेविएशन आया, और बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट करके वापस आ गया। देख लो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था which suffers an angle of deviation of 180 डिग्री, मतलब जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौट करके वापस आ गया। तो these are the observations of alpha particle experiment, ठीक। आगे देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकले। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा है बेटा, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड
थ्रू द फॉइल विदाउट हैविंग एनी डिफ्लेक्शन। यहाँ से कंक्लूजन आया प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। ठीक, अब एम्प्टी स्पेस कितना लार्ज था, तो रदरफोर्ड साहब ने बोला रेडियस ऑफ एटम होता है भैया 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का। ये रदरफोर्ड साहब ने रिजल्ट दिया था अपने मॉडल से। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। तो दोनों को डिवाइड कर दो, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁵ टाइम्स। एक एटम का जो रेडियस है भैया, एक एटम का जो रेडियस है वो एक न्यूक्लियस के रेडियस का 10⁵ गुना ज्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम की बात कर ले, वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम स्फेरिकल है कि सर्कुलर? सर एटम सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। What is the difference between circular and spherical? Sir, circular is a 2D shape, जबकि spherical is a 3D shape. तो वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई r क्यूब। r का क्यूब करो, r क्या है? रेडियस। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब, तो 10⁻30 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई r क्यूब, 10⁻15 का क्यूब करोगे तो -45 मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों को। क्या कर दो भैया? डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक एटम की वॉल्यूम एक न्यूक्लियस की वॉल्यूम से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा निकल करके आई। और ये सवाल बेटा एनडीए में पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, few alpha particles were deflected by small angles, very few alpha particles 1 in 20,000 deflected by an angle of deviation of 180 degree। तो यहाँ से पता चला पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर एट द सेंटर। ठीक, सेंटर पर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर रखी हुई है। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब को ये सारी बातें अपने मॉडल से पता चली। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। आज के टाइम में हम जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, बट उस टाइम ये मॉडल 1911 का है, उस वक्त तो प्रोटॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक, तो देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर एट द सेंटर which carries almost the entire mass of the atom, जिसके अंदर एटम का लगभग सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड हुआ है। इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बता दिया ना, एक एटम का वॉल्यूम 10⁻15 टाइम्स ज्यादा है एक न्यूक्लियस के वॉल्यूम से, या फिर एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻⁻15 टाइम्स ज्यादा होगा एक एटम के वॉल्यूम से। इट हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ठीक, अगली बात, ये बात तो बेटा मोल कंसेप्ट में ही बता दी थी मैंने। ठीक है, देख लो, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, बता दिया था मोल कंसेप्ट में। ठीक, उसके बाद रेडियस ऑफ एटम अभी बता दिया 10⁻⁻10 मीटर का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर का। और रदरफोर्ड साहब ने तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे दिया। क्या फॉर्मूला दे दिया? 118 एलिमेंट्स नोन है, 118 में से किसी भी एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट रेडियस मैं पता लगा सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट रेडियस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला r इक्वल्स टू r नॉट a की पावर 1/3, r इक्वल्स टू r नॉट a की पावर 1/3। हालांकि एनडीए में यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता, बट फिर भी ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट की अप्रोक्सीमेट रेडियस पता करने का, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का रेडियस आप निकालना चाह रहे हो, r आपका वो है, a क्या है, उस एलिमेंट का मास नंबर, r नॉट हमारा कांस्टेंट है, r नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन 4/3 पाई इंटू 10 की पावर -15 मीटर ये हम लेकर के चलते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी अच्छे से। यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं आप लोगों से
बहुत जल्द, और उससे भी पहले ये भी देख लो जाने से पहले, अभी कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। तो उससे पहले एक चीज ये भी देख लेते हैं भैया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बट इसके बारे में तो बोहर साहब ने बात करी थी, रदरफोर्ड साहब ने तो बताया ही नहीं था, उन्होंने तो न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, ठीक। और रदरफोर्ड ने आगे चल करके बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, लेकिन वो रदरफोर्ड साहब की लिमिटेशन बन गई थी। क्या बन गई थी? लिमिटेशन। रदरफोर्ड साहब ने बोला था न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा, और यही रदरफोर्ड की लिमिटेशन बनी थी। तो बेटा आगे का कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।